नमस्कार। आज आपकी मुलाकात उत्तराखंड के एक ऐसे युवक से करवा रहे हैं जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और न सिर्फ अपनी पढ़ाई करके वापस अपने गांव में गए, वहां प्रधान बने और इसमें टूरिज़्म का बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। जौनपुर में खासकर नागटिप्पा वाले एरिया में जो सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ एक टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ कुछ ही वर्षों में दर्जनों होम स्टे बन गए हैं। लोग रिवर्स प्लान करके अपने गांव में शानदार काम कर रहे हैं और इनसे मुलाकात करते हैं जो इन युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। वैसे इनका आज दूरदर्शन पे एक इंटरव्यू भी है इसी मामले में, तो इनसे मुलाकात करते हैं। ये है सुभाष रमोला, पंतवाड़ी, जौनपुर, टेरी गढ़वाल। सुभाष, कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक हैं? ये बताओ सुभाष, आप अपने गांव पंतवाड़ी में, जौनपुर में है, नागटिप्पा को आपने एक नई पहचान दी है टूरिज़्म में। कैसे शुरू हुआ? आप तो डीबीएस कॉलेज के प्रेसिडेंट थे। लोग बाग नेता तो फिर नेतागिरी में रहते हैं, लेकिन आपने रिवर्स प्लान जाके वहाँ के ग्राम प्रधान बने और उसके बाद आपने टूरिज़्म का शानदार काम किया। क्या था आपके दिमाग में, कैसे हुआ? बस पहली बात तो कहूँगा कि भगवान नागटिप्पा का आशीर्वाद था, उनका बुलावा था कि अपने क्षेत्र में कुछ करना है। और जब मैं देहरादून में पढ़ता था तो गांव जाता था तो लगता था कि हम राजधानी के सबसे नज़दीकी लोग हैं, लेकिन अगर नागटिप्पा की घाटी से हो चाहे थतुर की घाटी हो, हमारे जौनपुर के लोगों को होटल में नौकरी करने के लिए, छोटे छोटे स्वरोजगार करने के लिए देहरादून के लिए पलायन करना पड़ता था। तो एक दर्द रहता था कि कभी ऐसा हो सकता है कि हम राजधानी के सबसे नज़दीकी लोग हैं कि हम ऐसा कुछ वहाँ काम खड़ा कर पाएँ ताकि मेरे युवा साथी, मेरे गाँव के लोग, मेरी माता और बहनें छोटा छोटा काम करके वहाँ पर स्वर्ग खड़ा कर सके। एक सपना था और वो भगवान नागटिप्पा ने हमको ताकत दी और हमने शुरुआत करी भागवत कथा से। आशीर्वाद हमने भागवत कथा से लिया और हमने उस समय 2008-9 में हमारे वहाँ की जो मंदिर समिति थी उसके साथ हमने मिल करके वहाँ पर कथा का आयोजन किया। ये क्या आप डीबीएस कॉलेज में छात्र यूनियन के प्रेसिडेंट थे जी? उसके बाद पढ़ाई के बाद आप वापस गाँव गए? हाँ, मैं जब पढ़ाई भी कर रहा था यहाँ पर, हाँ। तो मैं पहला शासन अध्यक्ष हूँ कि मैं कॉलेज का अध्यक्ष, हाँ। और ग्राम प्रधान एक साथ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो डीबीएस के प्रेसिडेंट रहे, छात्र यूनियन के, और ग्राम प्रधान एक साथ रहा हूँ, एक ही कार्यकाल रहा। मैं यहाँ 30 सितंबर को कॉलेज का प्रेसिडेंट बनता हूँ और फरवरी में मैं ग्राम प्रधान बन जाता हूँ गांव जा करके, क्योंकि गांव का सपना था कि गांव को ठीक करना है, कुछ गांव में करना है। और क्योंकि हमने वहाँ की स्थिति देखी थी कि वहाँ के लोग कुछ करने के लिए नहीं था। तो हमारे पास एक अच्छा स्पॉट था कि नागटिप्पा पर्यटन स्थल है, नागटिप्पा है, वहाँ खेती बाड़ी बहुत बढ़िया थी, बागवानी अच्छी है। तो मौका मिला तो हमने वहाँ काम किया। और जब हमने शुरुआत करी स्टार्टिंग में राव जी, तो बड़ी दिक्कतें आई। स्थानीय स्तर पे भी लोगों ने दिक्कतें पैदा करी, कहा कि आप नागटिप्पा में भागवत कथा कराओगे, हमारी महिलाएं जाएगी, हमारी माँ बहनें जाएगी, सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी, सोना गले में रहेगा नहीं रहेगा, बड़ी तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई। नागटिप्पा आपके गांव के ऊपर करीब कितने फुट के हाइट पे हो? 10,000 हाइट पे, 10,000 फुट के हाइट पे, जंगल के बीच जबरदस्त रिजर्व फॉरेस्ट है, मतलब देखने लायक फॉरेस्ट है। और हमने वहाँ भागवत कथा कराई और तब रावत जी वहाँ पर एक साल में हम कह सकते हैं कि 400-500 300 लोग पर्यटक आते थे। और आज मैं आपके सामने देहरादून के प्रसार भारती के बाहर आपसे कह रहा हूँ कि आज वहाँ 1.5 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं। और तमाम मेरे वहाँ के युवा साथी वो टेंट कॉलोनी चला रहे हैं, तमाम युवा साथी वहाँ होम स्टे चला रहे हैं। दुबई में जो काम कर रहे हैं होटल लाइन में, वो आज वहाँ होम स्टे चला रहे हैं। दिल्ली में जो होटल चला रहे थे वो आज होम स्टे बना रहे हैं और तमाम वहाँ होम स्टे बन रहे हैं और बड़े बड़े लोग वहाँ आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये नागटिप्पा का आशीर्वाद है। ये बताइए, जब शुरुआत हुई थी आपके गांव, जब आप ग्राम प्रधान थे, तब आपके गांव पंतवाड़ी में कितने होम स्टे थे और आज क्या स्थिति है? तब मैं ग्राम प्रधान, तब होम स्टे वहाँ थे ही नहीं। अगर कभी कोई आ गया तो नागटिप्पा ले जाते थे, 2-4 लोग आते थे, वो लोग आते थे कि मसूरी से कोई आदमी घुमाने में साल ले आया, नागटिप्पा दिखा दे, अपने मसूरी आ जाते थे, मसूरी वहाँ कोई रुकता नहीं था। और आज मेरे पंतवाड़ी में अनगिनत होम स्टे हैं, छानियों का होम स्टे बना दिया गया है, मकानों के नीचे होम स्टे बना दिए गए हैं। जहाँ गौशालाएं थी उनको अपडेट करके बाकायदा वहाँ टूरिस्ट रहने लगे। बिल्कुल। अब जो गांव में पुराने मकान भी हमारे पुराने शैली, जौनपुर शैली के, वहाँ भी लोग कभी कभी उनको भी ग्रुप मिल जाते हैं, 15-20 लोग वहाँ चले जाते हैं। निगाना में नेगी जी का परिवार गाँव बहुत से मकान बनाए, वहाँ लोग जा रहे हैं, पंतवाड़ी में लोग जा रहे हैं, बानसारी में लोग जा रहे हैं, टाणगांव में लोग जा रहे हैं, अपने घरों में लोग रुका रहे हैं, सिरकोट में लोग रुका रहे हैं।
भटवाड़ी में लोग रुका रहे हैं। आपका नारायण सिंह राणा जी ने एक ऊपर बनाया, वहाँ तक लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग गए हैं। मतलब अपार संभावना है। और मुझे लगता है कि अगर हमारा जो युवा साथी है, अगर थोड़ा इसको फोकस करे, हमारा जौनपुर का कल्चर है, कल्चर को दिखाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमारा जौनपुर जो खान पान है, हम मंडुए की बात करते हैं, हम झंगोरे की बात करते हैं, हम तमाम जो हमारा जो लाल चावल है, अगर उसको परोसेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय लोग आज बीमारी से लोग तरसते हैं। आपने कई लोगों ने मिलके पहले गोट विलेज बनाया, गोट विलेज कई रिजॉर्ट हैं जी नागटिब्बा में जी। अब आपने बनाया है काफल विलेज, जहाँ हेलीपैड की भी सुविधा है। बिल्कुल, वो कापल विलेज में जब आपने नाम ले लिया, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तो हमारे एक बड़े भाई हैं जो देहरादून के बहुत प्रतिष्ठित लोगों में हैं, और प्रतीक जुयाल जी, तो हमने उनसे निवेदन किया कि भाई साहब हमारा सपना है कि हम कुछ अपने गांव में कुछ करें। तो और एक राम सिंह राव जी वकालत करते हैं, तो उन पे थोड़ा पैसा था, तो हमने कहा कि ज़मीन हम पे है, मेरा मामा कोट के ऊपर हमने कोई ज़मीन ली और उनको मैंने तैयार किया। मिल के करते हैं। वहाँ के लिए तैयार करना भी बड़ी बात है, बड़ी बात। लोगों को लगता है कि वहाँ पैसा लगा के आएगा नहीं आएगा, रिस्क लेना। तो उन्होंने मेरी बात मानी, और मैं आज आपके माध्यम से पहली बार मैं प्रतीक जुयाल जी और राम सिंह राव का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी बात मानी, और आज तीनों लोग हम मिल करके एक शानदार होम स्टे बना रहे हैं। तो केवल हम अपने पैसे कमाने नहीं बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ताकि लोग वहाँ आएँ, स्थानीय लोगों को वहाँ रोज़गार मिल सके, रोज़गार मिले और प्रेरणा मिले, और भी रिजॉर्ट बने। बिल्कुल। अब मेरे आसपास अभी आप जाएंगे, जब आप पहले आपने वहाँ एक बार विजिट किया, उसके सामने एक और अभी हमारे भंडारी जी हैं, दिल्ली में होटल में बहुत लंबे टाइम तक काम करा, आज उनके कोटे बन रहे हैं। उसके बगल में एक हमारे राज मिस्त्री हैं, जिनका बेटा बहुत अच्छा लकड़ी का काम करता है, जो आज धारी देवी केदारनाथ जितना लकड़ी काम हुआ है, उनके छोटे भाई ने वहाँ रिजॉर्ट बनाया है रिंगाल वाला, वो भी चल रहा है। तो तमाम तरह की वहाँ पर एक ऐसी वैली बन रही है। लेकिन हम लोगों से निवेदन करते हैं वहाँ स्वच्छता बनी रहे, पर्यावरण बचा रहे, वहाँ का जो हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें कोई दाग धब्बा न लगे, बस। बिल्कुल, इतना जरूर लोगों से निवेदन करता हूँ। ये होना चाहिए। क्या आपके गांव में कोई बाहर से, चाहे जो बाहर थे या विदेश में थे, कोई ऐसा है जो वापस आया, वो अपना काम कर रहा है? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ, वो एक भैया था, वो दुबई में 7-8 साल दुबई में था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। मैं बार बार उससे कहता था कि वो कहता था भैया मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं कहा अपने गाँव आओ, अपने कुछ जिस भूमि ने जन्म दिया है कुछ उसके लिए भी करो, और आपने एक्सपर्टीज है आपकी, वहाँ सीखा है, तो उसको हाँ यहाँ लोगों दो। और आज मैं कह सकता हूँ कि वो सफल, यहाँ के लूज नहीं हुआ, आज की डेट में सफल होम स्टे चला रहा है, और वो कम से कम 1 महीने में 2 लाख 2.5 लाख पर मंथ को कमा रहा है। बढ़िया लोग, 2-4 लोगों को रोजगार दे रहा है। दुबई से बेहतरीन अपने गाँव में कमा रहा है, और मालिक बन के, और लोगों को रोजगार भी दे रहा है, और एक प्रेरणा भी दे रहा है, उसको देख के और लोग भी प्रेरित होंगे। बिल्कुल। आप वहाँ के कल्चर को, क्या एग्री टूरिज़्म जो इस समय बड़ा पॉपुलर हो रहा है, कि आपके होम स्टे भी हों, साथ में खेत हों, वहाँ फलदार पौधे हों, लोग फल भी खाएं, खेतों में भी रहें, ऐसा कोई विज़न है आपका इस तरह का? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सब लोग करना चाहते हैं, लोग बगीचों में आना चाहते हैं, हमारे बगीचे के अंदर होम स्टे में रहें, एक कमरा लेकर रहें, बच्चे देखें, उनके बच्चे वहाँ घूमें, दौड़े, मिट्टी से उन पे मिट्टी लगे, कांटे चुभे, ऐसा लोग चाहते हैं। ऐसा लोग चाहते हैं कि 5 स्टार होटल हम मुंबई या दिल्ली से अच्छा नहीं दे सकते नागटिब्बा में, लेकिन उनके बच्चों ने कभी कांटे नहीं देखे, एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों से प्रयत्न करें, लोग बना रहे हैं। लेकिन मैं राहुल जी आपको भरोसा दिलाना चाह रहा हूँ, हम इसके बाद हमारे पास वहाँ अपनी लैंड है, हम ऐसा ही बनाना चाह रहे हैं कि हम उनमें 5-7 कॉटेज बनाएंगे, लेकिन पूरे लैंड में अपना वहाँ सेब का पेड़ भी होगा, अखरोट भी होगा, चुल्लू भी होगा, खुमानी भी होगा, सब्जियाँ होगी, ताकि वहाँ का जो हमारे समृद्धशाली जो हमारी जौनपुर कल्चर था, उस कल्चर का विरासत में हमको मिला, खेती बाड़ी उस लोगों को दिखाएंगे। क्या आप, जैसे राजस्थान में होता है, जब आप राजस्थान में जाते हैं, वहाँ के जो कॉटेजेस हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ का कल्चर होता है, वहाँ के नाच गाने होते हैं, जिसको विदेशी बहुत मानते हैं, क्या इस तरह, क्योंकि हमारा भी बड़ा समृद्ध इलाका है, वहाँ कोई कल्चरल प्रोग्राम, ढोल बाजे नाच, इनको भी आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूँ, लेकिन मैंने अभी जो सोचा है कि शायद हो सकता है बहुत जल्दी हो। हमारे ये था कि पहाड़ों में जो हमारे ढोल वादक हैं, उन पर बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है। कोई ढोल बजाना नहीं चाहता, कोई उसमें संस्कृत नहीं, क्योंकि उन लोगों का आमदनी है नहीं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि रवाई, जौनपुर, जौनसार के लोग जो हमारी संस्कृति, हम सब एक मिले हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि काफल गाँव के अंदर हम एक इस तरह का प्रोग्राम रख रहे हैं कि हम जो सबसे अच्छा ढोल वादक होगा, जो हमारे शब्द होते थे कि ये कौन सा बाजा है, ये जीने का है, ये मरने का है, ये लड़ाई का है, झगड़े का है, ये
जो जितने हमारे बाजे वो होते थे ढोल वाले इस धार से बताता था, सामने वाला समझता था कि ये क्या बोल क्या रहा हो गया है, और सामने वाला बताता था ये क्या हो समझ गया। ये। शादी में भी लोग जाते थे तो कभी कभी हाँ। ढोल वाली लड़ाई हो जाती थी कि लड़ाई। ये बाजा इसने गलत बता दिया है, हाँ। मुझे गाली दे दी है। हाँ। तो मैं एक मन में बनाया कि हम 1 लाख रुपए पुरस्कार रखेंगे उसमें, जो सबसे बेहतरीन बजाएगा, और उसमें एक्सपर्ट लोग आए, आप जैसे लोग आए, बैठाएंगे कि किसने अच्छा बजाया। और वो इसलिए नहीं कि उसमें मुझे लगता है अगर हम ऐसा मेला वहाँ रखेंगे तो मुझे लगता है कि 100-200 लोग ढोल वादक वहाँ आएंगे एक मंच पे, और हम सांत्वना पुरस्कार रखेंगे थोड़ा और उनको, ऐसे कल्चरल टीमें भी आए टीमें भी आएगी। क्या ट्रेडिशनल कल्चर जो हमारे ट्रेडिशनल है कौन बेहतर कर सकता है उसके ऊपर भी होना चाहिए, मुझे लगता है। और ताकि अगले साल हम सोच रहे हैं कि जो हमारा जौनपुर का हमारे रीति रिवाज था, हम चाहते हैं कि महीने में लास्ट में या किसी चौथे सैटरडे को एक वहाँ पर कल्चर प्रोग्राम करना चाहते, ताकि मसूरी में आया हुआ पर्यटक, धनोल्टी में आया पर्यटक, वहाँ मैसेज आया है कि नाट्य में अगर जौनपुर का कल्चर देखना है, उत्तराखंड कल्चर देखना है तो काफल गाँव आओ, नाट्यवाई घाटी में आओ, पंतवाड़ी आओ, आपको वहाँ पर एक दिन कल्चर प्रोग्राम भी दिखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि वहाँ का कल्चर वहीं दिखे, वहाँ का कल्चर देहरादून या दिल्ली में ना दिखे, वहाँ ना आए बल्कि वहाँ जाएं उस गांव में कि फलां गांव का फलां कल्चर बेहतर है। आप जैसे हम राजस्थान जाते हैं, हाँ। और कोई आदमी राजस्थान जाता है, ऐसा हो नहीं सकता कि एक नाइट वो वहाँ जरूर न जाए वहाँ कल्चर देखने। हम ये चाहते हैं कि मसूरी बहुत पर्यटक आता है, देहरादून भी आता है, एक ऐसा मैसेज आए कि अगर उत्तराखंड का कल्चर देखना है, जौनपुर की जौनसार की रवाई की अगर समृद्धशाली संस्कृति देखनी है, एक बार आप नाट्य में जरूर जाएँ। तो इस तरह का हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं और निश्चित रूप से अगले साल तक वो धरातल में क्या हमारे स्टेट में कल्चरल डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म है, क्या इसके साथ कुछ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स हों? क्योंकि सरकार भी है, सरकार के पास बजट भी, ह्यूज बजट भी है, क्या आप कोई ऐसा रोड मैप इनको भी देना चाहते हैं कि इससे बहुत बार उन्होंने कोशिश भी करी है कि भाई पर्यटन विभाग को जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह काम हो नहीं रहा है। ये जो आज पर्यटक आ रहे हैं, चाहे धनोल्टी हो, चाहे टिहरी हो, चाहे नागटिवा हो, इंडिविजुअल एफर्ट में आ रहे हैं, अपने स्तर से लोग कर रहे हैं। हाँ। अब मैं एक उदाहरण दूँगा, परसों मैंने लाइव भी चलाया, मैं परसों टिहरी झील में था। ऐतिहासिक जगह हो, कितनी सुंदर जगह है, उस जगह गोवा भी नहीं है, लेकिन जब हम सामने बैठे, हमने वहाँ चाय कॉफ़ी पी, तो वहाँ तमाम तरह की प्लास्टिक की बोतलें, बियर की बोतलें, अगर कोई आदमी हल्का सा पाँव कट गया तो वहीं आदमी को प्लास्टर बांधना पड़ेगा, वहीं आपके टांगे पड़ने पड़ेंगे। मतलब पर्यटन विभाग मुख्यालय के पर्यटकों को साफ सुथरा रख सकते, तो हम कैसे कल्पना कर सकते नागटिवा में कुछ कर पाएंगे। और बल्कि ये भी है कि जो हमारे पर्यटक स्थल जो लोगों ने खोजे हैं, जहाँ टूरिस्ट जा रहा हो, चाहे सांकरी में हो, चाहे हरकीदून में हो, छोटे छोटे जगह, वो भी अभी तक टूरिस्ट के नक्शे में नहीं है। अगर ये उसको डालें, वहाँ उसके बारे में दिखाएं, दुनिया भर में डालें, क्योंकि अपना नेटवर्क है टूरिज्म का। तो ऐसा है कि आज तक मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आज तक अगर उत्तराखंड के डेस्टिनेशन अगर कोई विकसित नहीं हो पाए, उसका मेन कारण था कि यहाँ का जो पर्यटन विभाग वो सोया रहता है। लेकिन आज लोग पर्यटक, चाहे सांगरी पहुंच रहा है, चाहे वो आज नाट्यवा पहुंच रहा है, झंडी पहुंच रहा है, जहाँ भी पहुंच रहा है, वो तो आकर सोशल मीडिया का ताकत है। आज लोग पढ़ लिख गए, डिजिटल इंडिया की बात है, उससे लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसमें पर्यटन विभाग को, जो यहाँ के जो होम स्टे चला रहे हैं, जो गाँव में लड़का अच्छा टेंट कॉलोनी चला रहा है, उनके साथ बैठ करके प्लानिंग करें कि आपको क्या दिक्कत है, हम क्या दे सकते हैं। अरे कम से कम कुछ नहीं तो उन रास्तों में कम से कम लाइट तो लगा दो, उन रास्तों में थोड़ा सोलर लाइट तो लगा दो। दूसरी बात यह है कि टूरिज्म के जो एडवाइज़र हैं वो दिल्ली के हैं, जिनको ABC नहीं पहाड़ का पता। क्यों नहीं आप जैसे लोगों की एक एडवाइजरी कमेटी बने, उसमें मंत्री बैठे, उसमें सेक्रेटरी बैठे, उसमें बड़े अधिकारी बैठे, तब कुछ निकल सकता है। मैं एक बात जानता हूँ कि अगर उत्तराखंड में पर्यटन में काम किया जाए, पर्यटन एक ऐसा माध्यम है कि उत्तराखंड में आप 100% रिवर्स पलायन होगा। जो लोग बहुत लंबे टाइम पे दिल्ली मुंबई चले गए, उन्होंने पैसा का आज उनकी जो तीसरी पीढ़ी है, वो आज उनका कोई रोजगार नहीं, वहाँ पर वापस आना वो आज कपड़े की दुकान में, आज होटल में काम कर रहे हैं। और ये लिंक है टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर और जड़ी बूटी उत्पाद, ये सारा लिंक है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। एक काम करोगे आप, दूसरा भी कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो, तो आप यहाँ संपन्न हो। लेकिन सुखद ये है कि मैं हमारे जौनपुर में 10-15 साल अगर हम पीछे जाएं तो हॉर्टिकल्चर का काम, बागवानी काम खत्म हो चुका था। ऐसी नए लोगों में, नए युवाओं में ऐसी जागृति आई, ऐसा उनके अंदर भाव आया। अब लोग बागवानी काम करने में, गाय पालने में शर्म नहीं मान रहे हैं, मान सम्मान का काम मान रहे हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं खुद मालिक हूँ। तो इन 8-10 सालों के अंदर हमारी घाटी में 500-700 बगीचे बन गए हैं। किसी के 200 पेड़ होंगे, किसी 100 पेड़ होंगे, किसी 50 पेड़ होंगे, किसी 5000 पेड़ भी होंगे। लेकिन एक जागृति आई, ये हमारे क्षेत्र में सुखद है, जो आपकी रवाई घाटी हो, चाहे आपका धनोल्टी की बेल्ट हो, लेकिन उत्तराखंड में एक उसका असर है। क्या आप ये भी मानते हैं कि इन्हीं 8-10 सालों में
बड़ी संख्या में बाहर के लोग आ रहे हैं जो लीज पे ले रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, इस पे भी कुछ होना चाहिए, नहीं मैं तो बचेगा ही नहीं। बार बार कहता हूँ कि आप पर्यटन बढ़ाओ, काम बढ़ाओ। अगर पौड़ी का आदमी, देहरादून का आदमी, चमोली का आदमी अगर नाट्य पर काम करने तो आए, स्वागत है, वो ज़मीन खरीदे। हाँ। लेकिन बाहर वालों को ज़मीन मत दो, क्योंकि वहाँ के डेमोग्राफी चेंज, कल्चर नहीं जानते हैं, जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ कब्जे कर रहे हैं लोग। हम तो संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं। जब एक मैं उदाहरण दूँ, यहाँ एक धनोटी के नीचे कोई बेल्ट है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि वहाँ 60% ज़मीन बाहरों ने खरीद ली, 40% लोगे, तो वहाँ संस्कृति कहाँ से रह जाएगी? वहाँ का तो भौगोलिक पर सारा चेंज हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि आप अपना, सरकार पैसा दे रही है, उत्तराखंड सरकार होम स्टे में 50 लाख रुपये दे रही, 50% सब्सिडी दे रही है। अपने ज़मीनें और अपने खंडर मत बेचो, आने वाले कल ये सोने के बनेंगे। आज कल पता नहीं किस घर में कब कोई कुनूर पैदा हो जाएगा, कल कोई बेटा पैदा हो जाएगा जो उसी खंडर को एक 5 स्टार होटल बना देगा। लेकिन अगर आप बेच देंगे आज, तो ज़मीन ही नहीं रहेगी, तो वो आएगा क्यों यहाँ? वापस आ ही नहीं सकते, उसके कीमत तो 100 गुना कर देंगे कोई। तो हमारा लोगों से निवेदन है कि अपनी ज़मीन बेचो। और हमारे पहाड़ में तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, पहाड़ों में देहरादून से लोग बिजनेस करते हैं, ज़मीनों को धंधा मानते हैं, ये बड़ा व्यवसाय बना दिया लोगों ने। लेकिन पहाड़ों में हमने सुना अपने दादी लोगों से, ज़मीन जिसने बेच दी यानी कि अपनी माँ का सौदा कर रहा है। तो ये शब्द हमको रखना है। अगर हमको ज़मीन देनी है तो हमारे पहाड़ के लोगों को, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तराखंड, जो वहाँ की संस्कृति से जुड़े हैं, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपसे और युवा भी प्रेरणा लेंगे, आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड में जो निराशा का भाव है वो एक पॉजिटिव भाव होगा। धन्यवाद।